Good afternoon, friends. Good afternoon, friends. चलो then, let's quickly revise what we have covered in the previous lecture. And आज हमें और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है. आई होप यू हैव एंजॉयड योर वीकेंड. मजे किए रहेंगे आपने इंडिया पाकिस्तान में. बराबर है ना. इंडिया पाकिस्तान मजा करवाए, फिर संडे को छुट्टी, फिर मंडे को भी ऑलमोस्ट एक दो लेक्चर ऑफ. बराबर है ना. तो चलो फिर करें कंटिन्यू हम लोग. यस. टेल मी माय फ्रेंड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? ईओक्यू का क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट 2AO अपॉन सी. अच्छा, आपने अगर ऐसा लिखा एग्जाम में तो भी चलेगा, बट फिर उसके नीचे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ए क्या है, ओ क्या है और सी क्या है. तो अल्टीमेटली आपको इन शॉर्ट ए नहीं लिखना है, ए की जगह पूरा लिखना है. अगर ए लिख भी दिया फॉर्मूला में ए ओ अपॉन सी, तो भी नीचे एक्सप्लेन करना है कि ए इज एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. एंड सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. तो ईओक्यू का फॉर्मूला इज अंडर रूट 2AO अपॉन सी. What is the assumption if you want to use the formula of EOQ? Under root 2AO upon C, ये फॉर्मूला यूज करना है. तो क्या assumption है? Discounts are not offered by the supplier. That means total purchase cost for the year remains same. Total purchase cost for the year remains same. Whatever is the order size, whatever is the order size, total purchase cost for the year remains same. Whatever is the order size. अगर डिस्काउंट्स रहा तो ईओक्यू का फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज, एंड वी हैव टू कैलकुलेट ऑप्टिमम ऑर्डर साइज. वी हैव टू कैलकुलेट ऑप्टिमम ऑर्डर साइज बाय एडॉक मेथड. आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो हमने एडॉक मेथड से सॉल्व किया था. एंड उसी में एक एडिशनल क्वेश्चन था, शायद आपको याद रहेगा. उसी में उन्होंने बोला था कि भाई अगर डिस्काउंट नहीं है, ऐसे एज्यूम किया, तो क्या ईओक्यू रहेगा. उस वक्त हमने सेकंड क्वेश्चन फॉर्मूला से सॉल्व किया था. देखो अगर आपको याद है तो किया था या नहीं. बट जब डिस्काउंट्स अवेलेबल थे, मतलब परचेस प्राइस पर टन अलग अलग था, राइट, फॉर डिफरेंट ऑर्डर साइज, हमने तो सॉल्व एडॉक मेथड से ही कर लिया ना. यस और नो. टेल मी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट बोलो बच्चों. टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट. ये तीनों का जो भी टोटल आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट. आपको याद रहेगा कि इफ वी फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू, इफ वी बोलो फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इज केप्ट एट अ मिनिमम लेवल. एंड परचेस कॉस्ट तो वैसे भी सेम ही रहने वाला है, वॉट एवर इज द ऑर्डर साइज. दैट मीन्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट इज केप्ट एट अ मिनिमम लेवल इफ यू फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू. बट उसमें एक कंडीशन है, पर बोलो discounts are not offered by the supplier. That means total purchase cost for the year remains same, whatever is the order size. Whatever is the order size, total purchase cost remains same. Correct or not? टोटल परचेस कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे फाइंड करते हैं? एनुअल रिक्वायरमेंट जितना भी है इनटू परचेस प्राइस पर यूनिट, इनटू परचेस प्राइस पर यूनिट. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का क्या फॉर्मूला है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, ordering cost per order into number of orders to be placed in a year. And number of orders to be placed in a year कैसे मिलता है आपको? बोलो. Annual requirement divided by order size. Annual requirement divided by order size. Total carrying cost for the year का क्या फॉर्मूला है? Total carrying cost for the year, carrying cost per unit per annum into average stock, into average stock. जहां पे average stock का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2. शायद इसका लॉजिक भी याद रहेगा. ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज स्टॉक इनटू बोलो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. जो भी आएगा उसको हम बोलते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर. टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर. डू यू रिमेंबर और नॉट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, cost of raw material consumed during the period divided by average stock held during the period. This ratio represent, क्या represent करता है? बोलो. Cost of raw material consumed is how many times of average stock held. And ये जितना ज्यादा रहेगा उतना मटेरियल फास्ट मूविंग है, उतना जितना मटेरियल फास्ट मूविंग का रहेगा उतना वो
कम दिनों के लिए कंपनी में रहेगा, उतना वो बोलो कम दिनों के लिए कंपनी में रहेगा, इसलिए नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड का फॉर्मूला इज 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला बताया था आपने, बोलो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक held during the period. This ratio is useful in knowing which are the fast moving and which are the slow moving items. Do you remember? An input output ratio is helpful in comparing standard consumption and actual consumption. शायद याद रहेगा, एक एग्जांपल के साथ मैंने बताया था आपको, याद है या नहीं? इनपुट आउटपुट रेशियो इज हेल्पफुल इन नोइंग, बोलो स्टैंडर्ड कंजम्पशन एंड एक्चुअल कंजम्पशन। स्टैंडर्ड कंजम्पशन एक्चुअल कंजम्पशन कंपेयर करने के लिए वी कैन यूज इनपुट आउटपुट रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइम कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टेल मी ओनली टू डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन, स्ट्रिक्टली दो डिफरेंस, मुझे तीसरा चाहिए भी नहीं, टेम्पररी परमानेंट, इतना तो पता है। और बताओ, it has the visible end, it has the visible, as it will come to an end when target cost is achieved, correct or not? Cost reduction program has no visible end as it is based on a belief that there is a continuous and unending scope for further reduction in cost. What are the objectives of cost accounting? Fast batao, objectives of cost accounting: cost ascertainment, cost estimation, cost control, cost reduction, assisting management in decision making, assisting management in decision making. ये थे objectives of cost accounting. What is the scope of cost accounting? जल्दी बताओ, scope of cost accounting: costing, cost accounting, cost control, cost reduction, cost reports, याद है क्या आपको? cost comparisons, cost analysis, statutory compliances and statutory compliances. ये कौन से क्वेश्चन का आंसर था अभी जो बताया? Scope of cost accounting. क्या था? Scope of cost accounting. What is the definition of management accounting? It is application and use of financial accounting, cost accounting, financial management, taxation, budgets, auditing, taxation, समझ रहे हैं ना आपको ये, etc. in order to create, protect, maintain, enhance, increase the value for the stakeholders of a profit making or non-profit making enterprise of private or public sector. Tell me strictly only three differences between cost accounting, management accounting. Quantitative aspect only, quantitative and qualitative. याद है आपको ये? Then it has been developed out of industrial revolution, developed out of needs of modern business world. Scope is narrow, restricted to cost ascertainment. There is a wider scope as it involves, bolo, financial management, cost accounting, financial accounting and many aspects. Yes or no? बाकी भी different definition आप जानते हो. In fact, that was the first difference. Definition of cost accounting, definition of management accounting. जानते हो क्या बच्चों आप? What do you mean by cost sheet? Cost sheet एक लाइन में क्या होता है बताओ? cost sheet? Cost sheet is a detailed statement of cost. Cost sheet is a detailed statement of cost showing built up and breakup of cost. इतना लिखने का, समझ रहा है क्या? Showing built up and breakup of cost. Generally, cost sheet uses functional classification of overheads. Generally, बोलो, cost sheet uses functional classification of overheads. याद है क्या बच्चों? What are the items not included in cost sheet? Purely financial in nature, capital expenditure, penalties, fines, appropriation of profits, abnormal items and opportunity cost are not included in cost sheet, but these can be used for decision making. These can be used for decision making. What are the types of cost on the basis of payment? Explicit cost, implicit cost. On the basis of decision making. On the basis of decision making, relevant cost and irrelevant cost. On the basis of nature, fixed cost, variable cost and semi-variable cost. What are the methods for segregation of semi-variable cost? There are 5 methods. Simultaneous equations method, level of activity method, graphical method, high point and low point method, and analytical or trial and error last resort management judgment method.
These are 5 methods used for segregation. How to segregate? By graphical method. हाँ बोलो. Plot the observations on graph paper by taking बोलो number of units produced on x-axis and cost on y-axis. Plot various observations. Draw a best fit line passing through all or majority of the points. Passing through all or, and the line, best fit line, where it will cut to बोलो y-axis. That point will give you fixed cost. एंड टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट भी मिल जाएगा. एंड उसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी अंदाजा आ सकता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इन हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इन हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100. ये जो भी आएगा समझो 30% आए तो लिखते हो तो हम कैसे लिखते हैं? 30% ऑन सेल्स. एंड ये ऑन सेल्स अप्लाई करना है तो हाईएस्ट पॉइंट का समझो सेल्स लिया आपने, उस पर 30% अप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट. एंड टोटल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करो, यू विल गेट द फिक्स कॉस्ट. यू विल गेट बोलो फिक्स कॉस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट? जल्दी बताओ. डायरेक्ट कॉस्ट, द कॉस्ट विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, समझा ना आपको ये, एंड एसोसिएटेड विद अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर इज नोन एज direct cost. Otherwise it is known as indirect or overhead cost. Indirect or overhead cost. Tell me only 3 differences between centralized and decentralized purchase procedure. Centralized, duplication of work is avoided. There is lot of duplication of work. Economies of scale are available. Economies of scale are not available. Right? Then there is a standardized and uniform procedure. Centralized mein there is no uniformity and no standardization in procedure. Correct or not? Centralized is time consuming and lengthy. Decentralized is faster, purchases can be made at a low administration cost. फिर वो एक motivation का और एक point है, motivation to the divisional managers. And in this way you can write down the difference between centralized and decentralized purchase procedure. Tell me only 3 differences between a bin card and store ledger card. Bin card and a store ledger भी card ही रहते हैं, समझ है ना? Bin card and store ledger card. Bin card is a quantitative record. Store ledger card is a quantitative and financial record. Bin card is updated by storekeeper. Store ledger card is updated by accounts department. Bin card is updated at the time of every transaction. Store ledger is updated periodically. Store ledger is updated periodically. इतना याद है बच्चों पक्का? क्या होता है बिन कार्ड का फॉर्मेट? हाँ बोलो. डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इशू, बैलेंस. बस उसके अंदर क्वांटिटी होता है. एंड स्टोर लेजर का करीबन फॉर्मेट यही है. ओनली थिंग इज दैट रिसीट, इशू एंड बैलेंस जो 3 कॉलम्स है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा. क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. In case of increasing price trends, in order to keep lower stock value, we recommend dash method, LIFO method. Very good. In case of decreasing price trend, FIFO method, in order to keep lower stock value. And अगर fluctuating prices है, if you are not able to establish any trend, if you are not able to establish any trend, जैसे उस दिन का एक क्वेश्चन था, प्राइस डायरेक्ट 1 रुपी से 2 रुपी जंप हो रहा था और हमारे पास 2 ही ट्रांजैक्शन थे तो बहुत हेवी फ्लक्चुएशन था. एंड हम लोग इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये बोलने की कंडीशन में भी नहीं थे. तो व्हाट मेथड वी हैव रिकमेंडेड? वेटेड एवरेज, इन ऑर्डर टू स्मूथ आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन. याद है क्या बच्चों? चलो और एक बात बताओ. फॉर्मूला ऑफ टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट. टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का वापस फॉर्मूला बताओ. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड. टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का फॉर्मूला कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक. जहां पे एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2. ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2. चलो बच्चों थोड़ा बहुत याद है अभी तक जो भी पढ़े? चलो फिर चलिए कंटिन्यू द एग्जांपल्स. हम लोग एक सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था. ओके, नंबर बदले हुए रहेंगे, कुछ अगर कंसेप्ट अलग है तो आप मुझे बता देना. प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 26 ऑन पेज 150. पेज 150 माय फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 पेज 150. ओके चलो क्वेश्चन मिला क्या बच्चों आपको? क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 150. यस चलो फिर
पहले क्वेश्चन पढ़ते, फिर अपना आराम से सॉल्व करेंगे। पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन? यस सर। कोई बात नहीं, मैं खुद से बात कर सकता हूँ, आप थक गए रहेंगे ना। Yes. RST Limited has received an offer of quantity discount on its order of materials as under. On its order of materials as under. Price per ton and order size. Price per ton and सामने क्या दिया बच्चों? Order size. तो जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ रहा है, प्राइस पर टन कम हो रहा है क्या बच्चों? इसका मतलब डिस्काउंट्स आर देयर और नॉट देयर? डिस्काउंट्स आर देयर, मतलब हम ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर वो बोल रहे कि भाई ये डिस्काउंट इग्नोर करो एंड प्राइस पर टन इज दिस, एक ही दे दिया उनको, तो फिर हम लोग ईओक्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज, बोलो 500 टन। इसको अंडरलाइन करो, एनुअल रिक्वायरमेंट 500 टन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 12,500। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 12,500 है। एंड होल्डिंग कॉस्ट मतलब क्या, कौन सा कॉस्ट बच्चों? कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब क्या दिया हुआ है? कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है आपको। कितना है कैरिंग कॉस्ट? 25%। कंप्यूट मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल इज द क्वेश्चन। मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल मतलब क्या बोल रहा है वो? मतलब वो पूछ रहा है ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। देखो बच्चों, आपको लग रहा है सर कभी आप ईओ क्यों बोलते हो, कभी आप ऑप्टिमम ऑर्डर साइज क्यों बोलते हो? तो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज इज द प्रॉपर वर्ड, समझता है क्या? बट व्हेन डिस्काउंट्स आर नॉट देयर, तो हम ऑप्टिमम ऑर्डर साइज को ईओ क्यों बोल सकते हैं। समझा क्या? हम ईओक्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब भी हम ऑप्टिमम ऑर्डर साइज ही फाइंड कर रहे हैं। बट ऑप्टिमम ऑर्डर साइज फाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू कैन बी यूज्ड व्हेन डिस्काउंट्स आर नॉट देयर। बट व्हेन डिस्काउंट्स आर देयर, समझ रहा है ना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? बोलो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। स्टैंडर्ड वर्ड ऑप्टिमम ऑर्डर साइज ही है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन है यहां पे, कंप्यूट ईओक्यू इफ देयर आर, बोलो नो क्वांटिटी डिस्काउंट्स एंड प्राइस पर टन इज, बोलो 10,500। तो कहना है दिस इज सेकंड ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर करेंगे सॉल्व। क्या लग रहा है आपको, अगर समझो ये 8 या 10 मार्क का क्वेश्चन है तो इट इज जस्ट अ रिपीटिशन। हम लोग जो लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे लास्ट वाला क्वेश्चन, ये ऐसा ही था कि नहीं? तो अब आप वो आंसर देखोगे नहीं बच्चों, ये इंडिपेंडेंटली सॉल्व करोगे। हो सकता है कि आपको कुछ याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा, बट आई एम श्योर इस क्वेश्चन के बाद में थोड़ा ज्यादा ही याद आएगा फिर, है या नहीं? यस। चलो फिर, आरएसटी लिमिट, अभी मेरे ख्याल से 90% बच्चे अभी जो ऑनलाइन में है वो एप्स के थ्रू देख रहे हैं, और जो बहुत सारे लोग जीडीपीडी बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने वाले। बट फिर भी मैंने सेफर साइड वापस ये लेक्चर यूट्यूब पे स्ट्रीम किया, बट अभी मुझे कभी ना कभी तो रुकना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो मेरा करियर यूट्यूब पे चला जाएगा फिर। ठीक है फिर, तो अभी क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते, चलेगा ना? नहीं तो कुछ दिनों के बाद बोलेंगे विनोद रेड्डी, अरे उसका क्लास क्यों बाय करना है, वो तो यूट्यूब टीचर है, फ्री है कि नहीं? ऐसा नहीं होगा ना? ओके। आरएसटी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। चलो फिर करेंगे सवाल हम लोग। क्या फाइंड करना है बच्चों? ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। तो हमें ऑर्डर साइज जो लेना रहता है वो एडॉक मेथड से लेना रहता है, बराबर है? अच्छा, उसमें ऑर्डर साइज क्या लेना कंपलसरी है, मैंने बताया था आपको, जहां पे प्राइस ब्रेक होता है, जहां पे प्राइस, वो छोड़ के आपको एक दो लेना है तो और ले सकते हैं, बट वो कभी आंसर नहीं आता है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो अच्छे से, वो कभी आंसर नहीं आता है। आंसर कभी भी जहां पे प्राइस ब्रेक होता है वही आता है। इज दैट क्लियर? हाँ, चलो बोलो फिर क्या क्या लेने का, आप एक बार पहले डिसाइड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले 25 लेते हैं, फिर 50 लेते हैं, फिर 100, 200, 300 लेना कंपलसरी है, फिर 500 भी लेते हैं। 500 क्यों? साल भर में एक ही ऑर्डर, पूरा रिक्वायरमेंट ही 500 है ना यार, मतलब साल भर में एक ही ऑर्डर जाएगा। ये छोड़ के आपको कुछ लेने की इच्छा रही तो बोला आप मुझे। 250 भी ले लेते, 250, 250 बस हो गए। इतना एडिशनल ले लेंगे फिर, चलेगा क्या? चलेगा क्या? कोई बोलेगा नहीं सर मुझे 250 पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मत ले। कंपलसरी क्या है? जहां पे प्राइस ब्रेक होता है वो। इज दैट क्लियर? चलो फिर, आप बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेंगे बच्चों, जितना याद आ रहा है उतना बताएंगे, बाकी मैं हूं ना साथ में। हाँ चलो बोलो, अभी क्या हेडिंग क्या लिखो तो बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में फर्स्ट वर्किंग क्या हेडिंग दे दो, बोलो। राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग, क्या लिख रहे हैं? स्टेटमेंट शोइंग टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। टोटल, बोलो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग
टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर साइज। तो हम लोग हर एक ऑर्डर साइज के लिए बच्चों इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट तक फाइंड करना है आपको, एंड जिस ऑर्डर साइज के करस्पॉन्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट सबसे कम आएगा वो अपना आंसर रहेगा। वो अपना आंसर रहेगा कि नहीं? यस। तो आप मुझे बताओ, अब मैं यहां पे अगर पहला कॉलम बना दिया बच्चों ऑर्डर साइज, क्या बना दिया? अब ऑर्डर साइज से लेके आपको कहां तक पहुंचना है मुझे बताओ एक बार। ऑर्डर साइज से लेके आपको कहां तक पहुंचना है बोलो ना आप। टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट तक पहुंचना है। तो पहला कॉलम ऑर्डर साइज, पहला कॉलम कौन सा? ऑर्डर साइज। सब लोग हो के मेरे साथ यहां पे? पहला कॉलम है चलो ऑर्डर साइज। अच्छा ऑर्डर साइज ये पहला कॉलम है, ध्यान है सबका बच्चों? यस। चलो बोलो यहां से लेके आगे क्या क्या लिखूं मैं, कहां लिखूं, क्या बताओ आप मुझे, और क्या क्या कॉलम चाहिए आपको बताओ बच्चों। बोलो बच्चों, ऑर्डर साइज तक आ गए मैं यहाँ पे। ऑर्डर साइज से लेके मुझे फाइनल लास्ट कॉलम क्या चाहिए बच्चों? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। एंड टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट तक पहुंचने के लिए हमें तीन चीजों का आंसर लाना पड़ेगा, और वो तीन चीजें कौन सी है? टोटल परचेज कॉस्ट, देन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो एक बार कॉलम अपन फाइनलाइज करें क्या बच्चों? चलो पहला कॉलम था ऑर्डर साइज, पहला कॉलम क्या था? ऑर्डर साइज। चलो एक एक फाइनलाइज करते चलेगा बच्चों, एक एक करके फाइनलाइज करते हैं। हाँ चलो आप बताओ आगे क्या रहेगा। अगर ऑर्डर साइज मिल गया तो परचेज प्राइस पर टन मिल जाएगा क्या? क्या मिल जाएगा बोलो? परचेज प्राइस पर टन मिल जाएगा क्या मेरे भाई? ओके, परचेज प्राइस पर टन रुपीज में रहेगा। डू यू एग्री? अच्छा परचेज प्राइस पर टन मिल गया तो अभी और क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है? परचेज प्राइस पर टन मिल गया तो बोलो टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर। मिल सकता है कि नहीं? टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर। चलो टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर मतलब कहना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट में जो अपने को तीन चीजें चाहिए उसमें से एक तो आ गई, एक आ गई कि नहीं? टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर ऑब्वियसली रुपीज। हाँ चलो आगे क्या लिखो बोलो। अच्छा कैरिंग कॉस्ट लिखना है पहले, ठीक है। चलो तो आप बोल रहे हो तो इसलिए कैरिंग कॉस्ट लिख रहा हूं मैं पहले। तो बोलो मुझे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मिल जाएगा क्या? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मिल जाएगा क्या? तो चलो ये होगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एंड ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को एवरेज स्टॉक, ऑब्वियसली एवरेज स्टॉक विल बी इन टन्स, एवरेज स्टॉक से मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो मिल जाएगा बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। तो चलो टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर रुपीज में मिल गया। मुझे लगता है कि अपने को तीन चीजें चाहिए, उसमें से दो मिल गए अपने को अभी तक। चलो अब क्या बाकी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो क्या लिखो बोलो? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोलो टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल गया बच्चों तो इसके बेसिस पे क्या मिल जाएगा बोलो? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल गया तो इसके बेसिस पे क्या मिलेगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। तो उसके बाद लिखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। लिखा बच्चों आपने? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। अच्छा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया, टोटल कैरिंग कॉस्ट मिल गया, टोटल परचेज कॉस्ट मिल गया, तो फाइनली क्या मिल जाएगा? टोटल, हाँ बोलो मेरे भाई, इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री बोलो मैनेजमेंट कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट समझा क्या आपको? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर करेंगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर मिल जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का कॉलम क्यों चाहिए? वो तो हमेशा 12,500 है ना। समझा क्या आपको ये? अच्छा बताओ बच्चों, अगर ये हमने बना दिया है अब यहां तक, एक मिनट ध्यान दोगे क्या? प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज प्लीज, इससे इंपॉर्टेंट पार्ट अब मैं बताने जा रहा हूं। ओके अब समझो ये है ए, ये है बी, ये है सी, दिस इज डी, दिस इज ई, एफ, जी, एच, आर। अब मुझे ओके चलो आई विल सिंग ओल्ड सॉन्ग।
ये पुराना गाना है, और बस बीच बीच में भी कुछ चिल्लाना मत, हाँ मेरे भाई, कुछ अंडे टमाटर फेंकना मत, ठीक है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखता हूँ मैं कि जग पड़ा हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, मुबारक तुम्हें के तुम। अब सुनो जरा उसके वो लवन साइडेड लव पे ये, मुबारक तुम्हें के तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें के तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। थैंक यू बच्चों। चलो बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 26 हम सॉल्व कर रहे थे पेज नंबर 150 पे, और हमने एक टेबल बनाया था। आ जाओ प्रॉब्लम में, आ जाओ वापस, अभी आगे प्रॉब्लम में वापस। यस, ऑर्डर साइज, second column is purchase price per ton, B, then total purchase cost for the year, carrying cost per unit per annum, average stock, उसके बाद total carrying cost। अच्छा, कल हमने ऐसा ही कुछ टेबल बनाया था बट सीक्वेंस अलग रहेगा कुछ, ओके। तो अब बताओ, ये ऑर्डर साइज ए, ये हम कैसे लाने वाले हैं यहाँ पे, कहना से वो एडॉक बेसिस पे आएगा, वो कैसे आएगा बताओ, एडॉक बेसिस पे, करेक्ट है, एडॉक बेसिस पे, डू यू एग्री। अब बताओ, परचेज प्राइस पर टन, परचेज प्राइस पर टन, कैन आई से इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर, टेल मी इज इट 500 इंटू बी, 500 कहां से लाए बच्चों, 500 टन एनुअल रिक्वायरमेंट है। यहां पे याद रखो मिस्टेक का स्कोप है, स्टूडेंट ए इंटू बी कर देता है कई बार, तो ए इंटू बी करने से परचेज कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर आ रहा है, हम परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर लिखा है, क्या लिखा है हमने, परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर, समझ आया क्या आपको ये, तो ए इंटू बी नहीं चलने वाला है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब होल्डिंग कॉस्ट 25% पर यूनिट है, तो आप बताओ, टेल मी इज इट बी इंटू 25%, टेल मी इज इट बी इंटू 25%, तो दिस इज बी इंटू 25%। उसके बाद एवरेज स्टॉक जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी ए डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर रहेगा बच्चों D इंटू ई, इज टोटल कैरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड रहेगा 500 डिवाइडेड बाय ए, क्यों 500 डिवाइड बाय 500 इज द एनुअल रिक्वायरमेंट, डिवाइड बाय ए क्या है, ऑर्डर साइज, तो 500 डिवाइडेड बाय ए, देन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, बताओ बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 12,500, तो टेल मी इज इट 12,500
12,500 into G. 12,500 into G is the answer. Do you agree? And total inventory management cost is equal to आएगा C plus F plus H. C plus F plus H is total inventory management cost. And total inventory management cost में जो सबसे छोटा नंबर आएगा, जो सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर साइज इज गोइंग टू बी योर आंसर. उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑर्डर साइज रहेगा, दैट इज योर आंसर. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? चलो बोलो फिर. ऑर्डर साइज में क्या लिख दो अभी? ऑर्डर साइज अडॉक बेसिस पे जो अपने का लेने का डिसाइड हुआ था, क्या डिसाइड हुआ था? 25, उसके बाद 50, फिर 100, फिर 200, फिर 250 भी ले लेते. चलो 250, उसके बाद 300, देन 500. तो 500 मतलब साल भर में एक ही ऑर्डर ना. तो ये सब ऑर्डर साइज के करस्पॉन्डिंग लेट अस फाइंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट. लेट अस फाइंड, बोलो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट. तो चलो फिर हम लोग सब साथ में कंप्लीट करेंगे, चलेगा क्या? फॉर ईच ऑफ द ऑर्डर साइज वी नीड टू फाइंड करस्पॉन्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट. एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट में जो सबसे छोटा नंबर आएगा, राइट, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर. इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट में जो सबसे छोटा नंबर है, दैट इज आवर आंसर. चलेगा बच्चों? यस. चलो फिर ऑर्डर साइज मैंने यहां पे लिखा हुआ है. परचेज प्राइस पर टन, बोलो परचेज प्राइस पर टन कितना है? 25. तो परचेज प्राइस पर टन कितना रहेगा? 9,600. करेक्ट है. 50, देखो 50 एंड लेस देन 100, तो 50 के लिए 9360 एप्लीकेबल रहेगा, बट 100 के लिए 9360 नहीं रहेगा, 9120 रहेगा. समझा क्या आपको ये? यस. तो बोलो 50 के लिए क्या रहेगा? 9360. 100 के लिए 9120. 200 के लिए 8880. 250 के लिए 8880. यही है, 250 है ना बेटा? ओ 8880. 300 के लिए 8640. 500 के लिए 8640. ये है बच्चों परचेज प्राइस पर टन. ये जो हमने लिखा है ये क्या है? बोलो, परचेज प्राइस पर टन. अब जो भी परचेज प्राइस पर टन आया इंटू बी कर, इंटू 500 कर देना. 500 इंटू बी करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर. अच्छा, टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर मिल रहा है या फॉर वन ऑर्डर मिल रहा है? फॉर द ईयर मिल रहा है. टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर. बोलो फिर टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर कितना है बच्चों? इज इट 48 lakhs? हाँ चलो नेक्स्ट. 46 lakhs 80,000. नेक्स्ट. 45 lakh 60,000. नेक्स्ट. 44 lakh 40,000. नेक्स्ट. 44 lakh 40,000. then 43 lakhs 20,000. and last is also 43 lakhs 20,000. 43 lakhs 20,000. तो दिस इज द आंसर. परचेज कॉस्ट का बराबर है. अच्छा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मतलब कैसे मिलेगा? बी इंटू 25%. बी इंटू 25%. बताओ बच्चों, बी इंटू 25% कितना है? कितना? 2400. नेक्स्ट. 2340. नेक्स्ट. 2280. नेक्स्ट. 2220. नेक्स्ट. 2220. नेक्स्ट. 2160. नेक्स्ट. 2160. दिस कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. अच्छा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक करना है आपको, इनटू एवरेज स्टॉक. तो एवरेज स्टॉक क्या होता है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2. बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद है क्या? एवरेज स्टॉक क्या होता है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2. तो चलो ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 का आंसर बताओ. 12.50, 25, 50, 100, 125, 150, 250. सही है क्या? दिस एवरेज स्टॉक. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? उसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर. बोलो, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इज गोइंग टू बी डी इंटू ई. तो करो 2400 इंटू 12.50. कितना बच्चों? 30,000. उसके बाद 58,500. 58,500. नेक्स्ट. 1,14,000. 1,14,000. देन 2,22,000. तो
तो आपको दिख रहा है बच्चों, जैसे ऑर्डर साइज तुम्हारा बढ़ रहा है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है कि नहीं, कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है कि नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट बताओ। 2,75,000, 277,500, 277,500, नेक्स्ट 3,24,000, 324, उसके बाद 5,40,000, 5,40,000। तो ह्यूज कैरिंग कॉस्ट है यहाँ पे, क्योंकि साल भर का रिक्वायरमेंट आप एट ए टाइम बाय करेंगे, तो कैरिंग कॉस्ट तो ज्यादा रहेगा ही ना। समझ में आ रहा है कि बेटा? चलो बोलो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड 500 डिवाइड बाय ए, आंसर 20, 10, 5, 2.50, 2, 1.666666 एंड 1। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रैक्शन में भी होता है क्या? होता है। अच्छा सुनो ध्यान से, आपको कहीं कोई बुक में अगर ऐसा दिखा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन देयरफॉर वी हैव राउंडेड इट ऑफ, तो आप इग्नोर करोगे उसके। समझा क्या? कुछ कुछ ऑथर्स ने ऐसा किया है जो बिल्कुल सही नहीं है फ्रॉम द आंसर पॉइंट ऑफ व्यू। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा समझो, 2.5 को ऑर्डर्स राउंड ऑफ करके वो 3 कर रहे हैं, तो 3 एंड 3 साल भर में 2 साल में 6 ऑर्डर जाएंगे, जबकि एक्चुअल में तो 5 ही रहेगा ना भाई। नहीं समझा आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आपको लग रहा है सर 1.66666 के ऑर्डर साल भर में कैसे होते हैं, ये तो बताओ। अच्छा मुझे बताओ, 3 साल में 5 ऑर्डर दिए, 3 साल में 5 ऑर्डर दिए, आप समझ रहे हो क्या? 3 साल में 5 ऑर्डर दिए तो हर साल में कितने ऑर्डर हो गए? बहुत क्लियर है ना यार? आंसर इज 1.66666। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रैक्शन में रह सकता है। इसके कॉन्ट्राडिक्टरी कहीं पे कुछ दिखा तो भी आप चिंता मत करो, यू हैव टू कंटिन्यू विद आवर आंसर। इज दैट क्लियर? हाँ चलो बोलो, टोटल परचेज कॉस्ट मिला, कैरिंग कॉस्ट मिल चुका है, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट आने वाला है। बोलो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, जल्दी बताओ। 12,500 इंटू 20, 2,50,000, उसके बाद 1,25,000। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम कम होते जा रहा है कि नहीं? क्योंकि ऑर्डर साइज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। बताओ नेक्स्ट। 62,500, नेक्स्ट 30,000, 31,000, 31,250, चलो 31,250, नेक्स्ट बताओ। 25,000, 25,000, नेक्स्ट 20,000, चलो 20,833 अप्रोक्सीमेटली, एंड 12,500। एंड आप एक काम करना, टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट का टोटल कर दो आप। बताओ पहले केस में कितना रहा है? 50,80,000। आप करो बच्चों खुद अब प्लीज। 50,80,000, नेक्स्ट 48,60,000, 63,500, 48,63,500, उसके बाद 47, 36, 500, 47, 36, 500, उसके बाद 46, 93, 250, 46, 93, 250, उसके बाद 47, 42 ना, 47, 42, 500, 47, 42, 500, सही है क्या बच्चों? 47, 42, 500, नेक्स्ट 46 lakhs, 46 ना, 64, 833, एंड लास्ट 48 lakhs, 72, 500। तो बताओ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट सबसे कम कहां पे है? 4693 वो है क्या? 4664 ये कम है, 4664 यही कम है ना सबसे? तो क्या ऑर्डर साइज होना चाहिए? 300। तो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज इज, बोलो 300। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऑप्टिमम ऑर्डर साइज इज 300। बट साल भर का रिक्वायरमेंट 500 है, तो हम ऑर्डर 300 का ही देंगे। समझा क्या? आपको लग रहा है बट 300 का ऑर्डर देंगे तो कैसे सर, अगला ऑर्डर आधा देंगे क्या? आधा देंगे क्या मेरे भाई? हम 300 ही ऑर्डर करते रहेंगे, अगले साल भी कंपनी कंटिन्यू होगा ही ना ये। करेक्ट और नॉट? अगर आपको देखना है साल भर का रिक्वायरमेंट 500 है, तो 3 साल का रिक्वायरमेंट कितना है? 1500। तो 3 साल का रिक्वायरमेंट 1500 है, तो 300 के 5 ऑर्डर जाएंगे ना फिर 3 साल में। 300 के ऑर्डर जाते रहेंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैन बी इन फ्रैक्शन, डोंट वरी एट ऑल। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स?
तो चलो राइट डाउन, क्या लिखेंगे इसके, उन्होंने क्या बोला था, कंप्यूट मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल, तो क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है बोलो, 300, मतलब ये ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है, क्या है, राइट डाउन, फ्रॉम अबाउ टेबल, from above table it is clear that, above table it is clear that, from above table it is clear that optimum order size is, कितना है बच्चों, 300 tons, optimum order size is बोलो 300 tons, as कॉमा करके लिखो, as it results in, as it results in बोलो minimum total inventory management cost, minimum total बोलो inventory management cost, as it results in minimum total inventory management cost। अच्छा ऑफ भी लिखना है तो लिख दो फिर, ऑफ कितना है बता दो बोलो, 46,64,833, सही है बच्चों, और सेव करना है आंसर तो ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली कर देना, बराबर है ना, इसको कुछ राउंड ऑफ हो रहेगा कहीं, करेक्ट है बच्चों, दिस रिजल्ट्स इन मिनिमम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। कितने लोगों का नोटबुक अपना नोट्स पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट है, जो डे नंबर 1 से अभी तक पूरा कंप्लीट है, बहुत अच्छा, एंड तक अपने को ये तीनों वॉल्यूम बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है बच्चों, बाद में रिवाइज करना इज गोइंग टू बी सो इजी फॉर यू, अगर आपका बुक कंप्लीट है तो, समझता है, यस। चलो इसमें और एक क्वेश्चन है बच्चों, इसी में है क्या और एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, कंप्यूट ईओक्यू इफ देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट्स, डिस्काउंट नहीं है, मतलब हम क्या कर सकते हैं फिर ईओक्यू फाइंड करने के लिए, वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू √2 AO अपॉन सी, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं फिर, तो राइट डाउन, इफ purchase price per ton, purchase price per ton is rupees 10,500, if purchase price per ton is rupees 10,500 irrespective of order size, irrespective of बोलो order size, मतलब order size कुछ भी रहने दो, purchase price per ton वही रहेगा irrespective of order size, then to compute optimum order size, to compute बोलो मेरे भाई optimum order size we can use following formula, कर सकते हैं क्या हम लोग, we can use following formula, कौन सा फॉर्मूला है आप ही बताओ, we can use following formula, हाँ बोलो, EOQ, that is obviously economic order quantity, that is क्या बोलो, economic order quantity is equal to √2 into annual requirement, 2 into annual requirement into O क्या है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय बोलो मेरे भाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सही है क्या, तो टेल मी इज इट √2, आंसर दोगे क्या, 2 इंटू ए कितना है बताओ 500 टन्स इंटू ओ कितना है बताओ 12,500 रुपीज, 12,500 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट का कॉस्ट कितना है 10,500 का कितना परसेंट 25% ना, कभी कभी ना बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पर यूनिट पर मंथ ऐसा देंगे तो फिर इंटू 12 वगैरह करना पड़ता है यहाँ पे, दिस इज पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एंड ऊपर एनुअल रिक्वायरमेंट है, अगर ऊपर एनुअल रिक्वायरमेंट की जगह मंथली रिक्वायरमेंट आया तो भी उसको इंटू 12 करने का फिर, यस और नो, हम लोग फाइंड कर रहे फॉर द ईयर, इज दैट क्लियर। अच्छा फिर एनुअल रिक्वायरमेंट की जगह आपने ऊपर मंथली रिक्वायरमेंट कर दिया एंड नीचे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम की जगह पर यूनिट पर मंथ कर दिया तो भी वो एक ही हो गया ना, फिर इन शॉर्ट दोनों जगह पे वो इंटू 12 होने वाला था वो कैंसिल हो गया,
ध्यान नहीं आपका। अरे ऊपर एनुअल रिक्वायरमेंट की जगह मंथली रिक्वायरमेंट लिया, नीचे कैरिंग कॉस्ट पर मंथ लिया तो भी चलेगा ना, फिर बैलेंस हो गया ना वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। वैसे भी इंटू 12 कैंसिल हो गया दोनों जगह का। समझा क्या आपको? बोलो इसका आंसर क्या? 69 टन्स अप्रोक्सीमेटली। तो राइट डाउन 69 टन्स अप्रोक्सीमेटली इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब ये ईओ क्यों बोल रहा है भाई, तुम एट ए टाइम सिर्फ 70 टन ऑर्डर कर दो, अप्रोक्सीमेटली 69 टन ऑर्डर करो। समझ आया क्या आपको ये? जबकि एडॉक मेथड से अपना आंसर अलग था। अच्छा दोनों से अलग अलग क्यों आया? सीधी सी बात है भाई, डिस्काउंट का इंपैक्ट है। समझ रहा है कि नहीं? देयर इज सम अदर फैक्टर विच इज बिकमिंग रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। देयर इज सम अदर फैक्टर विच इज बिकमिंग, बोलो, रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन तो चेंज हो ही सकता है ना फिर, यस और नो। तो आप बताओ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कुछ अपने को 8 मार्क के लिए आ गए, 6 मार्क के लिए आ गए, 10 मार्क, 8 मार्क के लिए आता है जनरली। क्या बहुत टफ क्वेश्चन है क्या ये? अच्छा हो सकता है कि प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा लेंदी लगा रहेगा, अभी लेंदी लग रहा है क्या ये? अब तो आपको आसान लग रहा है ना ये? तो चलो एक काम करते हैं, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर वो और ज्यादा आसान लगेगा, इससे भी चलेगा क्या? प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 9 ऑन पेज 130। सब लोग पेज 130 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया क्या सबका सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 9 पेज 130। चलो आ जाओ बच्चों, पेज नंबर 130 पे क्वेश्चन नंबर 9। यस क्या बोल रहा है? फाइंड, बोलो, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्ट फॉर विच द प्राइस ब्रेक्स आर एज फॉलोज। प्राइस ब्रेक्स मतलब क्या? पर्टिकुलर क्या क्वांटिटी पे क्या प्राइस रहेगा। ओके तो उन्होंने क्वांटिटी, अगर तुम्हारा ऑर्डर साइज 0 और 100 के बीच में है तो प्राइस पर यूनिट 20 है। चलो मेडिटेशन कर रहे हैं क्या कुछ लोग? ओके नहीं मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपन किसी को तो बुला लेते हैं, अपने में बहुत टैलेंट है, इधर आके कुछ तो सुनाएगा वो भी। 100 और 200 के बीच में ऑर्डर साइज रहेगा तो प्राइस पर यूनिट कितना है? 18। बट देखो वो लेस देन और इक्वल टू, जहां पे भी वो साइन अच्छे से देखो आप, मतलब एग्जैक्ट 100 पे कौन सा प्राइस अप्लीकेबल करना है समझेगा आपको। तो एग्जैक्ट अगर ऑर्डर साइज 100 रहेगा तो प्राइस कौन सा रहेगा? 18 रहेगा कि नहीं? एग्जैक्ट 200 पे 16 एंड एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 600। ईयरली डिमांड इज हाउ मच फॉर द प्रोडक्ट, मतलब हमारे सप्लायर के लिए वो प्रोडक्ट है, हमारे लिए तो रॉ मटेरियल है ना, यस और नो। कितना एनुअल रिक्वायरमेंट है अपना, बोलो? 600। द स्टोरेज कॉस्ट इज 15% ऑफ यूनिट कॉस्ट। ओके अब सिर्फ 15% बोला मतलब उसका इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली पर एनम, उसका इंटरप्रिटेशन इज पर एनम एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 30 रुपीज पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 30। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 30। चलो बताओ कैसे सॉल्व करना है। कैन आई से इट इज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन? इनफैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो दो क्वेश्चन थे उसमें से भी एक ही है, यहाँ पे सिर्फ अपने को टेबल बनाना है, एडॉक मेथड से सॉल्व करना है, यस और नो। एडॉक मेथड से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यस और नो। हाँ चलो अभी बिना कहीं देखे, बिना प्रीवियस क्वेश्चन रेफर किए अपने को आंसर लाना है बच्चों। प्रीवियस क्वेश्चन कोई रेफर नहीं करेगा इसके लिए अभी। हाँ चलो आप मेरे साथ में टेबल बनाओगे, आप मुझे गाइड करोगे इन फाइंडिंग वेरियस कॉलम्स। हर एक कॉलम का क्या हेडिंग रहेगा आप मुझे बताओगे। उसके भी पहले आप मुझे हेडिंग बताओ क्या लिखो, बोलो। फर्स्ट वर्किंग स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, बोलो मेरे भाई। आप कर रहे हो कि मेरे साथ सॉल्व? क्वेश्चन पढ़े क्या सब लोग? प्लीज यार थोड़ा चेहरे पे आने दो ना यार कुछ। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, हाँ क्या कैलकुलेट करना है? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर साइज। ऐसे चल सकता है क्या? एंड ये आते ही जिस ऑर्डर साइज के करस्पॉन्डिंग अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट सबसे कम रहेगा, दैट विल बी आवर आंसर। वो तो अपने को समझ में आ ही जाएगा फिर। तो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर साइज। चलो बताओ अभी इसमें
क्या क्या कॉलम आप लेना चाहते हो, किस सीक्वेंस में लेना चाहते हो, आप मुझे गाइड करो बच्चों। यस, पहला कॉलम ऑर्डर साइज, वेरी गुड। पहला कॉलम ऑर्डर साइज, तो चलो पहला कॉलम हम बनाने जा रहे हैं ऑर्डर साइज। आप बताओ मुझे ऑर्डर साइज में क्या क्या लेने का डिसाइड हुआ अपना, क्या क्या लेंगे, हाँ बोलो। चलो एक काम करते हैं, 50 लेते हैं, 100 लेंगे, और 200 लेते हैं, 250 लेते हैं, चलो 250 नहीं लेंगे, 300 लेंगे एंड 600 लेंगे, चलेगा क्या? 600 एनुअल रिक्वायरमेंट है ना, इसलिए चलेगा क्या? तो चलो ये ऑर्डर साइज है, चलेगा बच्चों? चलो ऑर्डर साइज के बाद क्या लिखो, परचेज प्राइस पर यूनिट। चलो बनाओ फिर पर, अच्छा ये लिखना परचेज प्राइस पर यूनिट कंपलसरी है क्या? नहीं, अब हो सकता है कोई कुछ और लिखेगा, बट आपको इन शॉर्ट 3 चीजें लाना है। कौन सी बोलो? टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो हम पहले कोशिश कर रहे कि टोटल परचेज कॉस्ट लाने की, चलो ऑर्डर साइज हो गया, उसके बाद परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस पर यूनिट। बच्चों आप हो क्या मेरे साथ? परचेज प्राइस पर यूनिट रुपीज, लिखेगा यहां तक? चलो आगे बताओ, परचेज प्राइस पर यूनिट तक लिखा, उसके बाद बताओ टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर। हाँ उसके बाद बताओ, अच्छा 3 चीजें अपने को चाहिए, परचेस, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग, उसमें से एक मिल गई कि फिर अब क्या लिखो? कैरिंग कॉस्ट। अच्छा कंपलसरी है क्या वो? नहीं, पहले अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लिखा चल सकता है ना, बट चलो आप बोल रहे हो तो मैं लिख लेता हूं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। बट आप प्रीवियस क्वेश्चन देख के तो नहीं बता रहे हो ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हाँ बोलो कितना आएगा ये, रुपीज में रहेगा ना ये, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, प्रीवियस कॉलम भी ऑब्वियसली रुपीज में था। अच्छा ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को अपन एवरेज स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखो इधर एवरेज स्टॉक ब्रैकेट में यूनिट्स, ब्रैकेट में क्या लिखा? यूनिट्स। तो चलो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को एवरेज स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट बोलो फॉर द ईयर, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इन रुपीज ऑब्वियसली। तो चलो 2 चीजें मिल गया अपने को, परचेज कॉस्ट मिल गया, कैरिंग कॉस्ट मिल गया। हाँ भी ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलो पर यूनिट रहता है क्या यार? ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलो पर ऑर्डर, वो लिखना है यहाँ पे, वो लिखना है क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, फिर सब जगह पे वही लिखना पड़ेगा ना, 30 30 30 30 30, वो लिखने में कोई मतलब है क्या? तो फिर क्या लिखो? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, तो वो पहले बताना चाहिए आपने फिर। यस और नो, होना है मिस्टेक होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा क्या? आपको लिखना, फाइंड क्या करना है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा आप बोलोगे नहीं सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट का पर ऑर्डर आप बोलोगे तो मैं वो कॉलम बना लेता हूं, बट कोई सेंस है क्या उसमें? क्या लिखोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर? 30 30 30 30 30 30 30 सब जगह पे, कोई पॉइंट है क्या उसमें? नहीं, तो क्या लिखो आप बताओ फिर, क्या लिखो पहले? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, लिखो फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। समझा क्या बच्चों? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, इस कॉलम में जो भी नंबर आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। तो राइट डाउन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर ऑब्वियसली इन रुपीज, बराबर है ना? एंड ये ऑर्डरिंग कॉस्ट मिलने के बाद फाइनल कॉलम क्या रहेगा? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, टोटल बोलो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट इन रुपीज। चलेगा बच्चों? अब मान लो कि यह ABCDEFGHI, एंड अब बताओ बच्चों, अगर इसके नीचे वाला तुम अगर आप मुझे बता पा रहे हो ना बच्चों, इसका मतलब आपको एक्चुअल में क्वेश्चन समझा है। यस और नो? आपको एक्चुअल में फॉर्मूले समझे, कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हाँ चलो बोलो ए कैसे आएगा बच्चों? देखो बच्चों इसके बाद में ना,
ये जो नीचे लिखना है ना वो कोई भी कर सकता है, 8th स्टैंडर्ड का 7th स्टैंडर्ड का बच्चा भी करेगा। एक बार ये लिख के दे दिया, नीचे नंबर दिए, कौन सी बड़ी बात है यार। हाँ चलो बोलो, ए कहाँ से लाएंगे हम लोग, एडॉक। तो एक काम करो, मुझे साथ साथ में बताई दो फिर एडॉक बेसिस पे हम क्या क्या लेने का डिसाइड हुआ है। 50 लेने का डिसाइड हुआ है, फिर 100, फिर 200, 300, 600। इसके लिए अपन कंप्लीट करेंगे फिर, चलेगा क्या। 50 के लिए, 100 के लिए, उसके बाद 200, फिर 300 एंड 600। चलेगा बच्चों, यस। बोलो फिर अब एक एक करके बताओ प्लीज। परचेज प्राइस पर टन, बी कैसे लाओगे आप, बताओ ना बच्चों, कैसे लाओगे। गिवन, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो चलो गिवन है तो आप मुझे बताओ, ये कॉलम भी कंप्लीट करके चलेगा क्या, या पहले लिखो ये पूरा रो, नहीं ना, साथ साथ में कंप्लीट करते। हाँ चलो बोलो, गिवन क्या है, कितना रहेगा 50 के लिए 20, फिर 18, फिर 200 के लिए 16, फिर 16, फिर 16, तो 20, 18, 16, 16, 16 यहां तक लिखा बच्चों। उसके बाद बताओ टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर, सी टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे मिलेगा बताओ आप मुझे। इज इट 600 इंटू बी, ए इंटू बी नहीं बोलोगे ना बच्चों, एक दो क्वेश्चन से उतना एक्सपीरियंस तो आ गया अपने को अभी। क्या ना, से ये थर्ड कंसेक्यूटिव सिमिलर कैटेगरी क्वेश्चन है। 600 इंटू बी, बोलो आंसर फिर। इज इट 12,000, देन 10,800, सही है क्या बच्चों। 12,000 हो गया, उसके बाद 10,800, उसके बाद 9,600, फिर 9,600, 9,600, सही है क्या मेरे भाई। चलो टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर मिल गया। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बताओ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बोलो मेरे भाई। टेल मी इज इट बी इंटू 15%, तो टेल मी इज इट बी इंटू 15%, तो चलो बी इंटू 15% का आंसर बताओ मेरे भाई। 3 रुपीज, 2.70, 2.40, 2.40, 2.40, यह है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यह है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब बताओ एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है बच्चों, एवरेज स्टॉक ए डिवाइडेड बाय 2, ए डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, चलो आंसर दो। 25, 50, 100, 150, 300, तो टेल मी इज इट एवरेज स्टॉक, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, सही है बच्चों। यस, टोटल कैरिंग कॉस्ट, हाँ कैसे मिलेगा एफ, बोलो डी इंटू ई, डी इंटू ई, बोलो आंसर। 75, 135, 240, 360 ना, एंड 720, सही है टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। अब बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस, जी एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है बच्चों 600, तो टेल मी इज इट 600 डिवाइड बाय ए, इज इट 600 डिवाइडेड बाय ए, कितने लोगों को समझाइए ईमानदारी से बताओ। वेरी गुड, 600 डिवाइड बाय ए, हाँ चलो बताओ फटाफट। 12 ऑर्डर्स, 6 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स, 1 ऑर्डर, सही है। यस, हाँ चलो बोलो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, बोलो मेरे भाई। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं नहीं कैसे आएगा वो बताओ ना पहले। इज इट 30 इंटू जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 30 इंटू जी, आंसर दो। 360, 180, 90, 60, 30, सही है। बोलो फिर अभी टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट क्या रहेगा, सी प्लस एफ प्लस एच, तो क्या है अपने को ये रट्टा ही मारना पड़ेगा ना, सी प्लस एफ प्लस एच, अपन को ऐसा रट्टा मार के याद किया क्या यार। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, सी प्लस एफ प्लस एच, आंसर दो। 12,435, ओके 12,435, नेक्स्ट 11,115, 11,115, नेक्स्ट
9930 नेक्स्ट 10020 नेक्स्ट 10350 10,350। तो बताओ सबसे मिनिमम कहाँ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट 9930। तो तुम्हारा ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए 200। ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए 200। बस अब बताओ बच्चों हार्डली 5-7 मिनट में होगा कि नहीं बताइए। आज जब हम फर्स्ट टाइम यही टेबल बनाए थे तो कम से कम अपने को आधा घंटा लगा रहेगा। करेक्ट। प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा लगा रहेगा कि हाँ यार ये याद नहीं आ रहा है। अब बताओ यू कंफर्टेबल और नॉट। देखो मैं पहले भी बता चुका था क्लास में यू डोंट टारगेट द स्पीड, यू फोकस ऑन एक्यूरेसी। करेक्ट है। स्पीड ही ऑटोमेटिक जनरेट होगा प्रैक्टिस से। समझ है क्या। पहले तुम एक्यूरेट आंसर लाने की कोशिश करो। करेक्ट है। स्पीड तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस से जनरेट होगा ही बच्चों। करेक्ट और नॉट। चलो बोलो फिर क्या लिखेंगे। फ्रॉम अबाउ टेबल इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम अबाउ टेबल comma it is clear that optimum order size is, बोलो क्या होना चाहिए ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। ऑप्टिमम ऑर्डर साइज इज, बोलो मेरे भाई 200 यूनिट्स as it results in बोलो मिनिमम टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, मिनिमम टोटल बोलो मेरे भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ रुपीज 9930 as it results in minimum total inventory management cost of rupees 9930। कंफर्टेबल माय फ्रेंड्स। ईमानदारी से बताओ कंफर्टेबल हो कि नहीं ये कैटेगरी में। पक्का। यस। तो टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का एक बार वापस फॉर्मूला बताओ। चलो फास्ट सब लोग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट टोटल परचेस कॉस्ट फॉर द ईयर प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। सबका आवाज कैसे आना चाहिए यार। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का क्या फॉर्मूला है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का फॉर्मूला कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक, वेयर एवरेज स्टॉक इज ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, वेयर एवरेज स्टॉक इज ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। मजा आया बच्चों फिर इसमें। लिटिल बिट कंफर्टेबल। पक्का। यस। Now please read problem number 21 on page 145. Problem number 21 page 145। ऐसे प्रॉब्लम का सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर रहा तो चलता है ना बच्चों, या गुस्सा आता है। कमीने को सीक्वेंस में सॉल्व करने क्या होता है। सीक्वेंस में सॉल्व किया ना तो फिर वो कल क्या पढ़ाने वाले प्रिडिक्ट हो जाता है एंड फिर उससे प्रॉब्लम होता है। आप समझ रहे हो ना, वो मैं कभी नहीं चाहता। पॉइंट नंबर 21। जब मैं मतलब ये नो नोटबुक कंसेप्ट नहीं था तब भी मैं कभी सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं लिया। समझ रहा है क्या। अब तो वैसे भी कोई अपने को इधर देखो इधर आंसर कोई झंझट है ही नहीं, क्वेश्चन के नीचे बराबर उसका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 पेज 145। अनिल एंड कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। कितना एनुअल रिक्वायरमेंट है उनका 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। मतलब उनका ऑर्डर साइज अभी फिलहाल कितना रहेगा 6,000 यूनिट्स। शर्म करो भाई, एकदम ऐसे सामने बैठते कहीं तो एंड बाद में कहीं तो देखते इधर उधर। क्वेश्चन पढ़ ले भाई। अनिल एंड कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ हाउ मच बोलो 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। मतलब उनका ऑर्डर साइज फिलहाल क्या रहेगा 6,000 यूनिट्स एट ए टाइम। मतलब एट ए टाइम वो 6,000 यूनिट्स बाय करते रहेंगे। ईच यूनिट कॉस्ट ₹1 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25। मतलब परचेस प्राइस पर यूनिट कितना है 1।
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 25। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, मतलब जो भी प्राइस रहेगा उसका 20% इज द कैरिंग कॉस्ट। उसमें इंटरेस्ट आ गया, वो स्टोर करने का खर्चा आ गया, सब आता रहता है उसमें, समझता है क्या। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, हाउ मच कैन बी सेव्ड बाय ईओक्यू। बहुत इंस्टीट्यूट को ऐसे क्वेश्चन पसंद है, समझ रहा है क्या। हाउ मच कैन बी सेव्ड बाय ईओक्यू। अभी लास्ट जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, 4 या 6 मार्क के लिए कुछ तो था, 6 मार्क के लिए था शायद, समझ रहा है क्या। वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो भी पेपर दिया है मैंने आपको, बट वॉल्यूम 3 में हो। अब ये चैप्टर के भी कुछ जो एग्जाम क्वेश्चन है, कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, वो आते बाद में, क्योंकि मैंने वो रिवीजन के लिए कुछ छोड़े रहते बाद में, समझ। कुछ कुछ लोगों को लगता है हो गया, ऐसा नहीं होता है, समझ है क्या। हम मैंने कुछ क्वेश्चन वो बाद में जब 6 चैप्टर हो जाते हैं तब आप बोलते हो सर कॉस्ट शीट ऐसा सुना हुआ लग रहा है, तब वो क्वेश्चन आता है बराबर वहां पे, है कि नहीं। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल पॉलिसी उनका क्या है, टू ऑर्डर 6000 यूनिट्स एट ए टाइम, और वो बोल रहा है कि हाउ मच कैन बी सेव्ड बाय ईओक्यू। मतलब पहले अपने को ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ईओक्यू अगर 6000 नहीं आया, समझो ईओक्यू 3000 यूनिट्स आया, मतलब एज पर ईओक्यू पॉलिसी 3-3000 का एक ऑर्डर बोल के साल भर में 12 ऑर्डर देना है, बट उनका पॉलिसी अलग है। मैं ये नहीं बोला कि 3000 आंसर है, वो क्या है वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, समझा या नहीं। तो हमने ईओक्यू फॉलो किया एंड इन्होंने 6000 यूनिट्स का पॉलिसी फॉलो किया, ऑर्डरिंग 6000 यूनिट्स, तो ऑब्वियसली हमारा जो पॉलिसी रहेगा वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, इट विल रिजल्ट इन मिनिमम कॉस्ट। हमारा अगर मिनिमम कॉस्ट है तो उनका कॉस्ट हमसे थोड़ा ज्यादा रहेगा कि नहीं, तो वो कितना ज्यादा रहेगा ये क्वेश्चन, यस और नो। क्या बोल रहे हो, फाइंड हाउ मच, बोलो फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पॉलिसी एंड हाउ मच कैन बी सेव्ड बाय ईओक्यू। मतलब ईओक्यू फॉलो करेंगे तो उनका जो अभी का कॉस्ट है उससे कम ही कॉस्ट लगेगा ना, कितना कम कॉस्ट लगेगा यही पूछा है ना, मतलब वो कितना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं अभी एडिशनली, यस और नो। जो हम कर सकते हैं उससे ज्यादा कितना स्पेंड कर रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछा है ना उन्होंने। क्वेश्चन समझा क्या मेरे भाई, 3 लाइन का क्वेश्चन है, वो तो इंटरप्रेट करो ठीक से। तो आप बताओ पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ बोलो, और मेरे मुंह पे आप मारो ऐसे, पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ बोलो। ईओक्यू, पहले क्या करना पड़ेगा ईओक्यू, तो राइट डाउन फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहले अगर मैं ऐसे इधर उधर भी देखता रहा तो ऐसे बोलने का एक्सक्यूज मी सर इधर देखो 1 मिनट, एंड फिर मैंने तुम्हारे पास देखते ऐसे करने का, है ना। मैं इधर उधर देखा रहेगा तो है कि नहीं, पर्पस सर नहीं होगा ना। कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फर्स्ट वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन से फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली ईओक्यू का फॉर्मूला है अपने पास। तो एक काम करो ब्रैकेट में लिख देना ईओक्यू, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट में ईओक्यू, ऐसे लिखा क्या, तो राइट डाउन उसके नीचे ईओक्यू इज इक्वल टू, अब वैसे ईओक्यू का फुल फॉर्म अपने ऊपर लिखा है इसलिए मैं नीचे ईओक्यू लिख सकता हूं, इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन C, 2 into annual requirement of raw material, annual requirement of raw material into O क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्या पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय, बोलो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सही है बच्चों। तो बोलो EOQ इज इक्वल टू, EOQ इज इक्वल टू, बोलो अंडर रूट, बोलो मेरे भाई 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, एनुअल रिक्वायरमेंट बोलो मेरे भाई 36,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज इट 25,
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इट 1 रुपी का कितना परसेंट? 20%। तो ₹1 का 20%। परचेज प्राइस पर यूनिट पे वो परसेंटेज अप्लाई होता है ना यार, यस और नो? परचेज प्राइस पर यूनिट का 1 रुपए में आपका इतना पैसा ब्लॉक हो रहा है, जिसका 20% कॉस्ट है साल भर का, विच इंक्लूड स्टोरेज का कॉस्ट। समझ रहे हैं ना? पैसा ब्लॉक हो गया, वो सब कॉस्ट उसमें आ गया। 20 पैसा पर यूनिट पर एनम, 20 पैसा पर यूनिट पर एनम। समझ रहा है कि सबको मैं क्या बोल रहा हूं? 20 पैसा पर यूनिट पर एनम, ये ऐसा कुछ है? बोलो, ये कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। 3000, तो 3000 यूनिट्स अपना आंसर आया। तो एट ए टाइम कितने यूनिट्स ऑर्डर करना चाहिए? 3000। तो 3,000 के कितने ऑर्डर जाना चाहिए? 12 ऑर्डर। जबकि इनका पॉलिसी क्या है? 6,000 के 6 ऑर्डर। तो इनका पॉलिसी और अपने पॉलिसी में नो डाउट अपना पॉलिसी विल रिजल्ट इन मिनिमम कॉस्ट, करेक्ट? तो हम अब ये पॉलिसी एग्जीक्यूट करके कितना पैसा अनिल एंड कंपनी का बचा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। समझा क्या आपको ये? तो इफ यू फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू, कुछ ना कुछ तो सेविंग होगा कि नहीं? किसमें सेविंग होगा? परचेज कॉस्ट में सेविंग होगा क्या? नहीं। परचेज कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, तो परचेज कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है, कुछ भी करो, यस और नो? तो सेविंग किस में होने वाला है? ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल आएगा उसमें कुछ तो सेविंग रहेगा, एंड सेविंग रहेगा तभी तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना यार। सेविंग नहीं रहा तो फिर क्या है? मजाक थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, ये ऐसे ही मूडे बोल के 3,000 फाइंड कर रहे हैं क्या? करेक्ट और नॉट? दिस हैज टू रिजल्ट इन सम मिनिमम कॉस्ट और नॉट? तो ये छोड़ के बाकी कुछ भी करना, मतलब इससे छोटा ऑर्डर साइज रखना या इससे बड़ा ऑर्डर साइज रखना, दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट ज्यादा ही आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये है मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस क्वांटिटी। ये क्या है? मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस क्वांटिटी। समझा आपको ये? तो शायद आपको याद रहेगा, फिर भी मैं बता दूं, सब लोग ध्यान दे रहे हैं। when we follow the policy of EOQ, when we बोलो follow the policy of EOQ, total of ordering and carrying is kept at a minimum level। बताओ मेरे साथ वापस, total of ordering and carrying is kept at a मिनिमम लेवल। एंड याद रखो और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। कहां पे मैंने बताया था, याद है क्या आपको? ये वो दो ग्राफ के बराबर इंटरसेक्शन से ही नीचे आ रहा था वो। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड, था कि नहीं? यस। चलो फिर अपन फाइंड करेंगे हाउ मच कैन बी सेव्ड। कैसे करेंगे? टेबल में करेंगे क्या? टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन करेंगे क्या? चलो राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, ये ईओक्यू फाइंड किया ना बच्चों आपने? राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ saving in inventory management cost। statement showing calculation of saving in inventory management cost, saving in inventory management cost if company follows, कंपनी बोलो follows policy of EOQ over existing policy। existing policy क्या है उनका? to order 6,000 यूनिट्स एट ए टाइम। तो existing policy छोड़ के अगर हम जो रिकमेंड कर रहे हैं वो करेंगे तो उनका कितना फायदा होगा, यही हमें बताना है उनको, यस और नो? अभी का पॉलिसी छोड़ के इफ दे शिफ्ट टू ईओक्यू। कोई बोलेगा नहीं सर इतना बड़ा हेडिंग में नहीं लिखते बैठूंगा, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं होता है। समझ रहा है क्या? यहाँ पे कोई कुछ बुक में ऐसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कंपैरिजन टेबल ऐसे लिख देते हैं, समझता है क्या? बट अगर अपने को समझा एग्जैक्टली तो अपन थोड़ा डिटेल हेडिंग रखने की कभी भी कोशिश करो, क्योंकि वो अपन बेसिकली अपने आप को भी बता रहे कि भाई तुझे ये करना है। समझा या नहीं? अपने को भी कंफ्यूजन कम रहता है। आप समझ रहे हो क्या? बोलो क्या लिखो? पर्टिकुलर्स और दो कॉलम बनाते हैं अपन। क्या करेंगे बोलो? एग्जिस्टिंग पॉलिसी चलेगा क्या? एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड अगला कॉलम ईओक्यू, ऐसे कर दिया, चलेगा क्या? चलेगा क्या? ईओक्यू हमारा नया पॉलिसी है ना, नया पॉलिसी के तहत हमारा, समझ रहे हैं ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपन फॉलो करने वाले। एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड ईओक्यू लिख रहे हो क्या बच्चों?
हाँ चलो बोलो अब उसमें कैसे कैसे क्या करना है, तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लान हो तो बताओ आप मुझे कि सर ऐसे लिखना चाहिए, ये चाहिए, इसका कंपैरिजन करना है, उसका कंपैरिजन करना है, बताओ आप। एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड ईओक्यू, बोलो मेरे भाई। अपन साथ में सॉल्व करेंगे या पहले मैं करूं? साथ में लिखेंगे ना, ठीक है। अच्छा ये टेबल आपने बनाया क्या, बताओ पहले। ये टेबल बन चुका है फिर सबका? हाँ चलो ध्यान दो सब लोग, साथ साथ में लिखने का डिसाइड हुआ है। पर्टिकुलर्स एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड पॉलिसी ऑफ ईओक्यू, बराबर ना? तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहला ऑर्डर साइज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो बोलो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से ऑर्डर साइज कितना है? 6000 यूनिट्स। एंड नया पॉलिसी के हिसाब से 3000। ये तो अपन ने कैलकुलेशन करके फाइंड किया है ना भाई, फॉर्मूला यूज करके आंसर आया हुआ है। अच्छा 6000 कैसे आया है, इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है क्या कुछ? नहीं। कैसे 36,000 6 इंस्टॉलमेंट्स में वो बाय करते, फिर भी अपन सेफर साइड में लिख देते भाई 36, बाद में नहीं तो मेल करोगे। सर इन दिस क्वेश्चन you have written 6000, whereas in question nowhere it is mentioned, it is in fact 36,000. 36,000 divided by 6, ठीक है। आजकल के क्या बच्चों को सब कुछ ऐसा रेडीमेड चाहिए रहता है ना। एक लड़की मुझे कल पूछी कि सर ये कोई मैथ्स का बैच चल रहा है, कब खत्म होगा? तो अभी उसमें 67 लेक्चर हो चुके हैं और 100, वो भी 100 लेक्चर्स 2 आवर्स अ डे का बैच है। फिर मैंने बोला टोटल ड्यूरेशन ऑफ द बैच इज 100 लेक्चर्स इंटू 2 आवर्स। फिर वो बोले सर देन हाउ मच इज रिमेनिंग? सही है ना भाई, कंज्यूमर इज अ किंग। 100 लेक्चर्स हो चुके हैं तुमने बताया, 67 हो चुके हैं बताया, 100 टोटल है ये बताया, बट मेरा क्वेश्चन था हाउ मच इज रिमेनिंग। करेक्ट है ना? उनके क्वेश्चन का तो आंसर दिया ही नहीं ना। चलो हो गया क्या ये? चलो ये ऑर्डर साइज है। फिर उसके बाद क्या अपने को क्या क्या करना है बच्चों, ये दोनों कॉलम में अपन टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग तक जाएंगे। परचेस कॉस्ट लिखने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में सेम रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सेविंग। यस और नो? बी, चलो राइट डाउन। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। तो मेरे ख्याल से यहां पे तो 6 इंस्टॉलमेंट है, 6 ऑर्डर है, ये तो क्वेश्चन में दिया था अपने को। यस और नो? एंड इधर बताओ कितने ऑर्डर जाएंगे? 12 ऑर्डर्स। कैसे 12 ऑर्डर आया? 36,000 डिवाइडेड बाय 3,000, ब्रैकेट में लिखा मैंने नीचे 12 ऑर्डर्स। समझा क्या बच्चों? अच्छा मुझे बताओ, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड आया तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर आएगा क्या बच्चों? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर आएगा क्या? बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर पर ऑर्डर कितना था बच्चों? 25। तो टेल मी इज इट बी इंटू ₹25? बी इंटू ₹25 इज इट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर? बी इंटू ₹25 इज इट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर? तो मैंने लिखा उधर ब्रैकेट में बी इंटू 25, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर बी इंटू 25। बोलो बी इंटू 25 का क्या आंसर है? बोलो ₹150 एंड इधर ₹300, ₹150 एंड ₹300। एंड एक हिंट है बच्चों, देखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹300 आया कहां पे? ईओक्यू के कॉलम में, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट भी 300 ही रहेगा उधर। नहीं समझा आपको? टोटल कैरिंग कॉस्ट भी 300 ही रहेगा। कैसे? क्योंकि ईओक्यू का पॉलिसी फॉलो किया तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम रहता है फॉर द ईयर। समझता है क्या? वैसे हम कैलकुलेशन करेंगे वो आएगा 300 बराबर, हम जबरदस्ती नहीं रहेंगे। समझ रहा है कि नहीं? अपने को सिर्फ करेक्ट अप्रोच फॉलो करना है। डी, राइट डाउन। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना था बच्चों? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बताओ जरा। ₹1 का 20% ना, तो टेल मी दोनों कॉलम में ₹0.20 लिखो। नहीं समझा आपको?
दोनों कॉलम में 0.20 लिखूं क्या? बराबर है, दोनों में सेम ही रहेगा। पर कैरिंग कॉस्ट का क्या संबंध है चेंज होने का? पर एक साल को साल भर कैरी करने के लिए कितना खर्चा है, समझा क्या? ई एवरेज स्टॉक। बोलो एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला रहता है? इज इक्वल टू, चलो वो भी लिख लेता हूं, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। तो टेल मी इज इट ए डिवाइडेड बाय 2? एज गुड एज ए डिवाइडेड बाय 2 हुआ ना, तो आंसर इज, बोलो 3000 यूनिट्स एंड इधर 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स। सही है? चलो बोलो अभी, D इंटू ई क्या आएगा? टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। टेल मी इज इट D इंटू ई? D इंटू ई टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर कितना आ रहा है? D इंटू ई ₹600 एंड इधर कितना आ रहा है? ₹300। तो देखो बच्चों ₹300, एक हिंट था, मैंने बताया था कि ना आपको, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम आया कि नहीं? कहां पे सेम आया? ईओक्यू के कॉलम में। कहां पे सेम आया? ईओक्यू के कॉलम में। तो जी राइट डाउन, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑफ, बोलो ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। बोलो कैसे मिलेगा टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर? टेल मी इज इट C प्लस F? इज इट C प्लस F? बोलो कितना है वो? ₹750 एंड इधर ₹600। सही है बच्चों? सही है क्या ना? इसे अपने को आंसर मिल गया। तो ये 750 एंड 600 का डिफरेंस कितना है? 150। तो क्या ना इसे ₹150 कंपनी कैन सेव बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, कोई स्टूडेंट ऐसे लिख रहा है तो वो भी करेक्ट है। वो क्या करेगा? टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर लिखेगा। टोटल परचेज कॉस्ट कितना आएगा बोलो? 36,000 इंटू कितना? 1। 36,000 इंटू, नहीं समझा आपको क्या ना? ये दोनों कॉलम में 36,000 ही आएगा वो। तो पहले कॉलम का टोटल आएगा 36,750 इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का, एंड अगले कॉलम का टोटल आएगा 36,600। 36,600 तो भी डिफरेंस तो 150 का ही है ना यार, करेक्ट और नॉट? जो दोनों में जो सेम है वो लिख के वैसे क्या अचीव करने वाले अपन? यस और नो? कैन आई से दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग? देन दोनों में सेम है, फिर भी कोई बोलता नहीं सर मुझे लिखना है, लिखो, क्या प्रॉब्लम है? यस और नो? सिर्फ यहां पे टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट की जगह आप क्या हेडिंग दे सकते हो फिर? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। क्या हेडिंग दे सकते हैं? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। उस केस में फर्स्ट कॉलम का टोटल क्या आएगा बोलो? 36,750। अगले कॉलम का टोटल क्या आएगा? 36,600। बट डिफरेंस कितना आ गया? सेविंग कितना आ गया? हाँ बोलो, ₹150। यस, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था देखो एक बार ठीक से, हाँ बोलो, फाइंड आउट द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी। एग्जिस्टिंग पॉलिसी का कॉस्ट फाइंड किए क्या हम लोग? ऑब्वियसली फाइंड किए। कितना? ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट का टोटल फाइंड किए ना? यस और नो? हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय फॉलोइंग ईओक्यू? हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय फॉलोइंग, बोलो ईओक्यू। तो बोलो हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय ईओक्यू? 150। सही है? तो राइट डाउन H, सेविंग बाय फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ ईओक्यू, सेविंग बाय फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ ईओक्यू इज इक्वल टू ₹750 माइनस ₹600 इज इक्वल टू ₹150। वहां पे मैंने कॉलम वाइज कुछ नहीं लिखा, समझा ना? नहीं समझा आपको मैंने कैसे? वो कॉलम वाइज ब्रेक कर दिया मैंने सब, समझा क्या? डायरेक्ट सेविंग बोल के लिखा है, दो कॉलम में जो नंबर आए उन दोनों का डिफरेंस इज 150। सेविंग बाय, मैंने कैसे प्रेजेंटेशन किया देखा क्या आपने ठीक से? सेविंग बाय फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ ईओक्यू इज ₹150। सेविंग बाय फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ ईओक्यू ₹150। समझा क्या बच्चों? टफ था ये? अच्छा अगर समझो मुझे ऐसा लिखना है तो सही है क्या, आप मुझे बताओ। अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्वेश्चन ऑफिशियली खत्म है। यस और नो? क्या ना इसे टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट
कॉस्ट अंडर टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी. कौन सा पॉलिसी? एग्जिस्टिंग पॉलिसी इज इक्वल टू ₹36,750. यस और नो? एंड न्यू पॉलिसी, न्यू मतलब कौन सा बोलो? ईओक्यू. न्यू पॉलिसी ब्रैकेट में लिखता हूं ईओक्यू. अगर ईओक्यू अप्लाई कर दिया आपने तो क्या होगा? 36,600. तो इसमें 150 रुपीज का सेविंग है ही ना. सिर्फ 36,000 कहां से आया समझा क्या आपको? ये परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तो दोनों का डिफरेंस तो 150 वैसे भी आना ही है. नहीं समझा आपको? ये पक्का समझा अच्छे से? तो ये लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. हमने जो उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा था दोनों का आंसर दिया है. हमें जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दिया है क्या? कोई स्टूडेंट आप में से ये बोल सकता है कि सर मैं टेबल बनाऊंगा ही नहीं, मैं सीधा सीधा ऐसे लिखूंगा टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर अंडर न्यू पॉलिसी. ऐसा ऑल एक वर्किंग बनाऊंगा, फिर दोनों का डिफरेंस देखूंगा और आंसर लाऊंगा. मैं टेबल बनाऊंगा ही नहीं. आपको किसी ने कंपलसरी किया है कि टेबल देना? यही कॉस्टिंग का सबसे बड़ा खूबी है ये सब्जेक्ट का. बाकी अकाउंट्स में, एफएम में, समझ आए क्या, या कोई भी प्रैक्टिकल पेपर में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मेट में कंफ्यूजन नहीं है कि भाई टेबल बनेगा या नहीं बनेगा. वो बोलते हैं भाई टेबल तो ऐसा बनाना ही पड़ेगा. एडजस्टमेंट डील करने का तरीका अलग रह सकता है. समझा क्या? बट कॉस्टिंग में आप एंड तक आप देखोगे. कई बार इनफैक्ट मैं आपको चॉइस दूंगा, चलो भाई ऐसे सॉल्व करना है, वैसे आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं सॉल्व करके दूंगा. समझ रहे क्या? हो सकता है कि यही क्वेश्चन मैंने लास्ट बैच में टेबल बनाया नहीं था, टेबल बनाया ही नहीं था. हो सकता है कि मैंने बोला रहेगा कि चलो भाई टेबल से भी बन सकता है, या दो फॉर्मूला यूज करके आंसर लाएंगे फिर आंसर फाइनल हो जाएगा. स्टूडेंट बोले नहीं रहेगा कि सर नहीं सर मत सर टेबल मत बनाओ, तो ऐसे सॉल्व किया रहेगा मैंने. समझा या नहीं? मतलब बेसिकली इसमें ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि बस इसी फॉर्मेट में सॉल्व होता है. बाद में स्टूडेंट का क्या रहता है, जब वो बैच खत्म हो जाता है सब, तब तक तो बोलते सब 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 अच्छा समझा, ये हो गया वो हो गया. बाद में क्या बोलते हैं, सर सब आता था, सब रिवाइज भी किया था सर, ओके, बट एग्जाम में गया एंड वो कुछ याद ही नहीं आ रहा था. इसका मतलब उसने कॉस्टिंग जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ के कंप्लीट किया. पढ़ के कंप्लीट मतलब कैसे करता है? अब ये आंसर है सामने, ओके, दिख रहा है आंसर. स्टूडेंट बाद में पढ़ाई कैसे करता है? अनिल एंड कंपनी, सबसे पहले तो लाइट लेता, 3 लाइन का क्वेश्चन है, क्या तो रहेगा इसमें, 6 इंस्टॉलमेंट्स, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट. अच्छा तो क्या किया है? ईओक्यू. अच्छा हाँ ईओक्यू करेक्ट. ईओक्यू एनुअल रिक्वायरमेंट 3625. हाँ ठीक है, 3,000 आंसर आया. फिर क्या क्वेश्चन है? एग्जिस्टिंग पॉलिसी हाउ मच कैन बी सेव्ड. पर्टिकुलर्स एग्जिस्टिंग पॉलिसी करेक्ट, ओके. ईओक्यू 3,000. 3,000 कहाँ से आया? हाँ 3,000 ईओक्यू है. ऑर्डर 6 ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ ठीक है, कैरिंग कॉस्ट 7. हाँ ठीक है, ये उसकी पढ़ाई है, ये सिर्फ टाइम पास है. मैं आपके लिए बता दूं, आपको अभी मजाक लगता है, हर बैच में स्टूडेंट ऐसे क्लास में मजाक ही उड़ाते हैं. बाद में क्या होता है, टाइम कम रहता है, सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं है, सोचने के लिए टाइम नहीं है, सारे सब्जेक्ट हावी हो रहे ऊपर. समझ रहे कि नहीं? फिर आदमी इस मेथड पे आ ही जाता है कंपलसरी. इसके लिए टाइम चाहिए रहता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है अभी. समझ आए क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? टाइम देना पड़ता है पहले. बराबर. मैं पहले दिन बोल चुका हूं आपको कि अपने को 50 ओवर में 300 का टारगेट है, अपने को चौके छक्के की जरूरत नहीं है. 4.5-5 का भी रन रेट रहा तो चलता है, लास्ट में कुछ नहीं किया तो भी 6-7 हो ही जाता है. यस और नो? सिर्फ विकेट हाथ में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. 50 ओवर में 300 रन निकलना है. 30 ओवर में अगर विदाउट विकेट, 30 ओवर में विदाउट विकेट अगर 120 रन भी है ना, तो उसका जीतने का चांस ज्यादा है. बराबर है कि नहीं? 30 ओवर में विदाउट विकेट 120 रन है, तो अगले 20 ओवर में 180 रन निकालना, जबकि 10 विकेट हाथ में है, कोई भी बड़ा काम नहीं है कि नहीं? आसानी से जीत जाएगा, है कि नहीं? बट प्रॉब्लम क्या है, आपने तो पहले 2-4 ओवर में डन, कुछ किया ही नहीं, फिर उसके बाद 3 विकेट, और अपना स्कोर रहता है 6 ओवर में 8 फॉर 3. बराबर है कि नहीं? ये प्रॉब्लम है अपनी. बराबर है कि नहीं? अपने को किसी ने बोला था कि मेडन ओवर खेलने के लिए, आराम से सिंगल डबल सिंगल विदाउट रिस्क लिए हो सकता है ना. आपको लग रहा है सर क्या एग्जैक्टली आप कौन सा एग्जांपल दे रहे हो? मतलब
आपने को आज 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आज के 2 घंटा नहीं किए, एक हफ्ते में एक 14 आवर्स का बैकलॉग हो गए, 13-14 आवर्स का बैकलॉग हो गए, 2-3 हफ्ते से पढ़ नहीं रहा है, गया एक ग्रुप से बाहर, है कि नहीं। फिर धीरे 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 एक ही ग्रुप करता हूँ, फिर बाद में बोलता है अब एक ही कर रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, अगला आइटम तो ऐसे भी देना ही है, तो अगले आइटम में ही 2 करता हूँ। एक प्रोसेस होता है वो, कैसे बच्चा शिफ्ट होता है, पहले बोलता है कि मैं सब करूंगा अभी, बाद में बोलता है कि नहीं एक ग्रुप एक कॉस्टिंग छोड़ दो, फिर बाद में बोलता है कि वैसे भी अगला आइटम तो फिक्स ही है ना, अभी आर्टिकल शिफ्ट तो वैसे भी 2 आइटम के बाद ही है, तो रैंक में आएंगे। अब एक ग्रुप पास हो जाऊंगा तो अन्य से रैंक का चांस चला जाएगा ना, तो अगले आइटम में रैंक, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे रैंक आते रहते, है कि नहीं। सपने में अचानक नींद खुलती है, पता चला वो तो रैंकर है। समझ आएगा आपको, ये डेली पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि नहीं। बोलने के लिए, दुनिया को बातें बताने के लिए दूसरा वर्ड था, बट अभी बताने के लिए ऐसे बोलता हूँ, एक्चुअल वर्ड अलग था। दुनिया को बातें बताने के लिए हम लोग बता देंगे ऐसे, कंसिस्टेंसी ये वो, समझ रहे क्या, बट एक्चुअल में भी चाहिए ना वो, है या नहीं। एक्चुअल में करना पड़ता है वो, एंड व्हेन ऑड्स आर नॉट इन फेवर तब भी अपने को करना पड़ता है। सिर्फ वो बहाना लेके कुछ नहीं होता है, नहीं सर आज मूड ही नहीं था, आज वो क्लासिक में ही कैसे तो भी हो गया, ये हो गया, सबके पास बहाने तो मिलते रहते, बाद में एक ही बार बहाना बनाना पड़ता है कि सीए मैंने क्यों छोड़ दिया, है कि नहीं। वो बहाना नहीं बनाना है ना अपने को एक दिन, या बनाना है अपने को, सीए बनना है ना यार, बहाने थोड़ी बनाने हैं, है कि नहीं। मैं सीए क्यों नहीं बना, वो तो एंड हर एक के पास जस्टिफाइंग रीजन रहता है। देखो तुम्हारी फैमिली में ऐसे कोई एक ऊपर जनरेशन का कोई तो मिलेगा आपको, वो बोलेगा कि मैं सीए करता था बट छोड़ दिया, वो प्रॉपर उसका जस्टिफिकेशन देगा, वो प्रॉपर प्रॉपर जस्टिफिकेशन, वो बोलेगा कि हमारे ज़माने में फैसिलिटी नहीं थे, टिपिकल वो रहता है, माँ बाप के पास पैसा नहीं था, अभी हमने तो किया फिर भी ज़िंदगी में, अब तुम हमारे अधूरे सपने पूरे कर दो, बराबर है कि नहीं। ऐसा तिलक लगा के जा बेटा, है कि नहीं। बेटा इधर वो अधूरे सपने पूरे कर रहा है, बट कौन से अधूरे सपने थे, है कि नहीं, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बराबर है कि नहीं। उनके दूसरे भी कोई अधूरे सपने रहेंगे ना जो पूरे नहीं हुए थे, बराबर है कि नहीं, वो पूरे कर रहा है, फिर उससे कुछ भी नहीं होगा बच्चों, है कि नहीं। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर करें कंटिन्यू हम लोग, यहां तक समझा सब, टाइम हो गया क्या, छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। मैं पूछा क्या आपको, चलो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 29 ऑन पेज 157। पेज नंबर 157 पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो सॉल्व करना है अपने, पेज 157, पेज नंबर 157, प्रॉब्लम नंबर 29। टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 12,000 यूनिट्स पर एनम। टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बच्चों, 12,000 यूनिट्स पर एनम। परचेज कॉस्ट पर यूनिट इज हाउ मच, 10। परचेज कॉस्ट पर यूनिट इज 10। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 2% ऑफ परचेज कॉस्ट। जब क्वेश्चन इज साइलेंट इट विल बी इंटरप्रेटेड एज पर एनम, इट विल बी इंटरप्रेटेड एज पर एनम। फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 75। मेरे ख्याल से इट्स स्ट्रेट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे अब एमसीक्यू में, समझा क्या, 1 मार्क के लिए। आपको लगता नहीं सर 1 मार्क के लिए इतना लेंगे, कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आंसर लाना है। एंड जब एमसीक्यू में रहेगा वो तो आप बाकी काम तो रफ में करोगे ना यार, ये यही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आए तो आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू में रहा तो रफ में आंसर करके आपको सही ऑप्शन को टिक करना है ना बस, यस और नो। ऐसा क्वेश्चन भी पूछेंगे अभी वो एमसीक्यू में, इज दैट क्लियर। पहले भी पूछते थे मे बी 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, कभी समझ है आपको ये, तब वो प्रेजेंटेशन भी को भी मार्क रखते थे ना फिर। समझ है मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो बोलो फिर क्या लिखो।
हम लोग कौन से एंगल से सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव एंगल से। बोलो, राइट डाउन। 1, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलो EOQ अपने को फाइंड करना है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ EOQ। बोलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखा, ब्रैकेट में उधर लिख देना EOQ। तो EOQ इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, अंडर रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट A इंटू O क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट per annum, carrying cost per unit per annum. So it is under root 2 into, बोलो मेरे भाई कितना था, एनुअल रिक्वायरमेंट बताओ कितना था, 12,000 इंटू ₹75 डिवाइडेड बाय 10 का 2%, ₹10 का 2%। करने आता है कैलकुलेशन? और 4 स्टेप बढ़ाओ या डायरेक्ट आ जाता है? क्या आंसर है? 3000 यूनिट्स। एंड तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 है, मतलब साल भर में कितने ऑर्डर जाएंगे? 4। एक वेट खत्म नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दिए क्या हम लोग? फाइंड EOQ। हार्डली इट टुक 30 सेकंड्स टू ब्रिंग द आंसर और नॉट? जस्ट यहाँ पे ना बच्चों, थोड़ी अपने पास जगह है अभी भी, क्रॉस चेक करते। अच्छा, ये EOQ अगर करेक्ट है ना बच्चों, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर मस्ट बी इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो देखते हैं कि हम लोग इस पॉलिसी पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम है क्या? चलेगा क्या बच्चों? तो चलो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर लिख देना। टोटल, बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। आप ही बताओ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आप लिख रहे हो क्या बच्चों मेरे साथ? इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। ये हम अपने लिए क्रॉस चेक कर रहे हैं, वैसे ऑफिशियली क्वेश्चन खत्म है, बराबर है ना? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, सही है? तो बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है बच्चों? 75। अच्छा बताओ, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 12,000। एक ऑर्डर में कितना बाय करने वाले हम लोग? 3,000। तो कहना है इट इज 4 ऑर्डर्स, तो 75 पर ऑर्डर इंटू 4 ऑर्डर्स, टोटल मीज 300 रुपीज। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर ₹300 आया क्या? तो कहना है अगर अपना आंसर करेक्ट है तो टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर भी 300 आना चाहिए। तो राइट डाउन, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। चलो बोलो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है मेरे भाई? 10 इंटू 2% कितना आता है? 0.20 आता है क्या? 0.20 इंटू एवरेज स्टॉक कितना आएगा? 3000 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक मतलब ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। टोटल मीज इट ₹0.20 इंटू 1500 यूनिट्स। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, द आंसर इज 300। तो क्रॉस चेक हुआ क्या बच्चों? अगर हम EOQ का पॉलिसी फॉलो करते हैं तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड। टोटल, बोलो मेरे भाई,
ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड। अगर हम ईओक्यू फॉलो करेंगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम ही आता है फॉर द ईयर। समझा है ना? एक्चुअल में आया क्या बच्चों? पक्का? यस। तो समझा आज का कुछ आज का लेक्चर कुछ बहुत लेंदी नहीं था, बट जो भी कुछ जितने भी क्वेश्चन हो गए सब क्लियर है? यस। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स। बाय बाय।